नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जी टॉक्स के एक और बेहतरीन एपिसोड के अंदर। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम जिनसे मिलेंगे, पेशे से वो एक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी बहुत कुछ किया है। बहुत सब लोगों को उन्होंने हेल्प किया है, न सिर्फ पेन से बाहर आने में, बल्कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मास्टर हैं वो, इस फील्ड के चैंपियन हैं वो इस फील्ड के। और जब हम उनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी चीजें उनको, कितना वर्सेटाइल पर्सनालिटी है उनका। ज्यादा समय नहीं लेते, आइए देखते हैं उनकी प्रोफाइल, फिर उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी टॉक्स के अंदर। और बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। I'm really honored. प्लेजर सर, प्लेजर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले थोड़ा जानना चाहेंगे कि शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से, कि थोड़ा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और वो जर्नी से शुरू करते हैं, फिर प्रोफेशनल लाइफ पे आते हैं। वहां से थोड़ा शेयर करिए प्लीज। श्योर। देखिए, हर चीज जो अच्छी बनती है वो पिटकर ही बनती है, घिसकर ही बनती है, और वो ही लाइफ के साथ भी सच है। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव दरभंगा के गांव में हुआ था, और मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी थे। तो उन्होंने वैसे भरसक कोशिश की पढ़ाने की, बट मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लर्निंग डिसेबिलिटी थी। मैं बहुत ज़्यादा घुल-मिल नहीं पाता था, आज भी बहुत शाई हूँ। ये अलग बात है कि कैमरे के सामने फ्रैंक हो गया हूँ, लेकिन रियल लाइफ में आज भी मैं बहुत शाई हूँ। तो उसके कारण मुझे मेरे दोस्त भी नहीं मिलते थे और प्रॉब्लम्स भी होने लगी, और इसके कारण जब मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला गया तो मैं अडॉप्ट नहीं कर पाया, और मुझे वहाँ पे अपनी स्कूलिंग छोड़नी पड़ी। और एक बार के लिए स्कूलिंग छोड़ने के बाद मुझे गाँव में जाना पड़ा, और कुछ चीज़ों को करने के बाद एक बार फिर से मैं बैक आया, और धीरे-धीरे मैंने अपने माइंड को सबसे पहले ट्रेन किया, और उसके बाद मैं पहुँचा 10th मैंने पास किया अच्छे मार्क्स से, और उसके बाद 12th करने के बाद फिर मैं एमबीबीएस की इस लाइन में आया, और उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री की गंगाराम हॉस्पिटल से, जो कि ना सिर्फ दिल्ली का बल्कि इंडिया का एक टॉप हॉस्पिटल है। तो जैसे आपने बताया कि योर जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड विद अ टफ रफ सरफेस, मैं कहूंगा, या बहुत टफ स्टार्ट यस, था आपका। यस, इनिशियल स्टेज पे नॉर्मली जब बच्चों को कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी होता है तो वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है राइट। और बहुत मुश्किल होता है वापस रीगेन करना। हाउ डिड यू मैनेज दैट? वो कैसे आपने किया ये कम उम्र में? सबसे बड़ी बात कि इसमें रोल रहा मेंटर्स का, और इसमें रोल रहा मेरे अंदर की कुछ इंस्पिरेशन का। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो सिचुएशन आपको ब्रेक कर देती है, लेकिन उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आपको मेक भी करती है। तो मेरे साथ कुछ अपोजिट हुआ। जब मैंने देखा कि लाइफ में कोई और वे नहीं है, तो मैंने वो रास्ता अपने अंदर से ढूँढना शुरू किया। मैंने वो योगा से, मेडिटेशन में, बहुत सारी बुक्स के सहारे, बहुत सारे मेंटर्स से, उनसे बात करना शुरू किया, और फिर मुझे ये पता चला कि कुछ भी बर्थ से नहीं आता। नथिंग इज़ बाय बर्थ, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम इनसाइड, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, नॉलेज, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। और यही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर था। उसके बाद मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू किया। मैं मेडिटेशन रोज़ करता था, मैंने योगा की प्रैक्टिस शुरू की, और उसके साथ-साथ मैं बड़े-बड़े रोल मॉडल्स को फ़ॉलो करता था। उनकी किताबें पढ़ता था, उनकी जीवनी पढ़ता था कि आखिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कि मेरी तरह की प्रॉब्लम से थे, वो उनसे बाहर भी निकले, और उसके बाद उन्होंने लाइफ़ के पिच पर अपना बेस्ट गेम किया। और यही मेरे लिए इंस्पिरेशन था। और जब ये कर सकते थे, तो मेरे अंदर से आवाज़ उठती है, मैं क्यों नहीं कर सकता? और इन चीज़ों को देखते हुए मैंने फिर लाइफ में एक डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, और मैंने ये माना मैं दूसरों की आवाज़ नहीं सुनूँगा, बाहर की आवाज़ को सुनने से पहले मैं अपने अंदर की आवाज़ को फ़ॉलो करूँगा, और मेरे अंदर की आवाज़ करती है कि तुम कर सकते हो। बस यही मेरी लाइफ का इंस्पिरेशन था, और इसके कारण ही मैं आगे बढ़ पाया। लवली, 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 अमेजिंग। मतलब इतनी यंग एज के अंदर आपने वो चीज समझ में आई आपको, और मुझे लगता है वो चैलेंज शायद इसीलिए ईश्वर ने आपको दिया कि आप वो समझ जल्दी आ जाए। वेरी, और वेरी ट्रू।
तो वो आपने पिक किया और इतनी सारी बुक्स को जो कि आदमी शायद युवा अवस्था तक आते-आते नहीं पढ़ता, वो आपने उस समय पढ़नी शुरू कर दी और राइट। मेंटर्स टेस्ट में आप पाए। ग्रेट, लवली। तो आपने जब एमबीबीएस किया, मतलब सच अ लवली नोबल प्रोफेशन, मतलब अगर देखा जाए तो प्रोफेशनली भी वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है ही है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, और अदरवाइज भी वो एक बहुत नोबल तो है ही है प्रोफेशन। वहाँ पे आपने ऑर्थो में मतलब अपना एक्सपर्टीज डेवलप किया। राइट। तो फिर ये न्यूरो भी, हाँ, तो फिर आपका न्यूरो की तरफ कैसे इंटरेस्ट होना शुरू हो गया? मतलब मेडिकली तो आप ऑर्थो में हैं, बट फिर भी आप न्यूरो में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। ये क्या, थोड़ा-सा बताएँ ज़रा? दरअसल सर, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हुआ ये कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते थे, जो कि मेरी तरह से ही, जिनकी लाइफ चैलेंजिंग थी। और जब अपना दर्द आपके दिल में होता है, तो आप भी कहीं न कहीं उनसे कनेक्ट करने लगते हैं। एक लड़की वहाँ थी, वो सुसाइड करने वाली थी। उसने जब जाना कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, तो उसकी मदर ने कहा कि तुम इसकी आखिरी होप हो। और जब कोई आपके कंधे पे ज़िम्मेदारी लाद देता है, आपको उसको पूरा करना पड़ता है। तो फिर मैं ये ढूँढने लगा कि ब्रेन कैसे काम करता है, और उसका सबसे आसान तरीका है कि न्यूरो साइंस को डीपली पढ़ो, साइकोलॉजी को पढ़ो। मैंने स्पिरिचुअलिटी को पढ़ा, साइकोलॉजी को पढ़ा, न्यूरो साइंस को पढ़ा। इसके अलावा एनएलपी और बहुत सारी ब्रेन मैपिंग की टेक्निक्स पढ़ी। इस फ़ोकस के साथ कि मैं इस नॉलेज का यूज़ करके कैसे किसी की लाइफ़ में कुछ चेंज कर सकता हूँ। कैसे जो एंग्ज़ियस पेशेंट हैं, उनको मैं हँसा सकता हूँ, उनको फिर से हैप्पी कर सकता हूँ। कैसे मैं जो डीमोटिवेटेड लोग हैं, जो कि अपने होप को खो चुके हैं, उनके लिए मैं एक ब्रिज बनूँ, उनके लिए मैं एक होप की मिसाल बनूँ। और इसके लिए मैंने इस साइंस को पढ़ा, इस साइंस को फिर लोगों पे अप्लाई करना शुरू किया, और रिज़ल्ट आते गए। और जब रिज़ल्ट आने लगे तो मुझे लगा कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, और इस तरह से मैं फिर से कंटिन्यू कर पाया। ग्रेट, लवली, लवली। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आप एक फुल टाइम प्रोफ़ेशन में हैं थे, आप ने अपना एमबीबीएस भी किया, साथ में मतलब ऐसा तो था नहीं कि कभी आपने जॉब छोड़ दिया और फिर आप बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। आपने दोनों में बैलेंस किया। तो ये राइट। मतलब साथ, हाँ, जॉब के साथ-साथ अपने प्रोफ़ेशन, मेन जो कोर प्रोफ़ेशन था आपका, उसके साथ-साथ आपने न्यूरो की तरफ या एनएलपी की तरफ ज़्यादा अपने आप को बिल्ड कर पाए, डेवलप कर पाए, ये दोनों के साथ-साथ हुआ है या एक छोड़ के एक किया आपने? नहीं, ये दोनों मैंने कंबाइन करी। ऑर्थोपेडिक सर्जरी, देखो, मैं बार-बार अपने लोगों को यही कहता हूँ, और ये बात मैं जितने लिसनर्स सुन रहे हैं आज, उनको कहना चाहता हूँ कि हमारा ब्रेन एक ऐसा मशीन है कि अगर इसको एक काम दो, तो ये एक ही काम करेगा। और अगर इसको 10 काम दो, तो 10 काम को करने के भी तरीके ढूँढ लेता है। ये ताकत हमारे ब्रेन की है, और इसको हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, उनकी ताकत न्यूरोसाइंस में प्रूव की गई है। कहने का अर्थ ये है कि जिस तरह से आप इसको यूज़ करना चाहें, उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि अपने ब्रेन को मैं कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ। क्या ऑर्थोपेडिक सर्जरी करने के साथ-साथ, उन किताबों को पढ़ने के साथ-साथ, वो जॉब करने के साथ, ऑपरेशंस करने के साथ-साथ, पेशेंट को देखने के साथ-साथ, क्या मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या ऐसे लोग जो कि ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम से नहीं ग्रसित हैं, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? और जब ये दिल में आवाज़ आई, तो वहाँ मैंने फिर अपने उस टाइम से थोड़ा टाइम निकालना शुरू किया, कुछ नई किताबों को पढ़ने में, कुछ नई टेक्निक्स को इजाद करने में, कुछ नए क्लाइंट से बातें करने में, लोगों की हेल्प करने में, लेक्चर्स देने में, वीडियोज़ बनाने में, और उसी का रिज़ल्ट है कि मैं इन काम को कर पाया। और आप जैसे लोगों का इंस्पिरेशन जो कि हमारे साथ रहे, हम और आप अच्छे दोस्त हैं, ऑडियंस जानती है या नहीं, और हमेशा हमारी बातें पॉज़िटिव होती हैं, और ये पॉज़िटिविटी भी कहीं न कहीं मुझे इंस्पायर करती है, मेरा एनवायरनमेंट मुझे इंस्पायर करता है, मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ करूँ। तो ये इसका परिणाम है। डॉक्टर साहब, ये मतलब एक चीज़ क्लियर होती है यहाँ से कि ये एक मिथ है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब आदमी जाता है, या तो उसको सब कुछ छोड़ के जाना पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोनों चीज़ें साथ-साथ चल सकती हैं। तो बिल गृहस्थी और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ चल सकती हैं। बिल्कुल, कहने का आप अर्थ आप है कि आप कोई। राइट, राइट। आप एक जीते जागते उदाहरण हैं उसके। ग्रेट, अगर कोई ग्रेट, ये ग्रेट। कहता है कि स्पिरिचुअलिटी मैं नहीं इसलिए कर पा रहा क्योंकि मुझे गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, इसका मतलब या तो उसको जाने का मन नहीं है, या वो बहाने कर रहा है, सिंपल। ट्रू, ट्रू, ट्रू। और दूसरी बात आपने जो कही वो बड़ी मुझे दिल को भा गई, जो आप हमेशा हम बात करते हैं कि दिमाग के ऊपर है कि आप कितना उसको यूज़ करना चाहते हैं। एक काम लेना चाहेंगे या उससे 10 काम लेना चाहेंगे। राइट। वो एग्ज़ाम्पल मुझे याद आता है,
अलाउ करिए एक एग्जांपल शेयर करने के लिए। वो पानी का एग्जांपल मुझे याद आता है कि पानी है, अब उसको आप क्लीनिंग के लिए यूज कर लीजिए या उसको खाना बनाने के लिए यूज कर लीजिए, या उसी को आप गर्म करके स्टीम बना लीजिए, और जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो उससे आप कुछ भी कर सकते हो, बड़े से बड़ा इंजन भी चला सकते हो। वेरी तो ट्रू। सिर्फ आपके आपके ऊपर है कि आपने उस पावर को कैसे यूज किया। सही है। सो ग्रेट, ग्रेट, दैट्स लवली डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, जब आपने इस में शुरू किया तो इनिशियली यू वांटेड टू हेल्प पीपल क्योंकि आपको उससे बेनिफिट मिला, तो मुझे लगता है शायद रूट कॉज तो वही था कि आपको बेनिफिट मिला उससे, राइट, फिर आपने औरों को हेल्प करना शुरू किया। तो राइट। थोड़ा-सा कोई 1-2 इंसिडेंट शेयर करेंगे जहाँ पे आपको लगता है हाँ, ये माइंड, एक तो आपने वो सुसाइड वाला तो एग्जांपल शेयर किया, उसके बाद वो तो वन ऑफ द इंसिडेंट था जहाँ आपको लगा और लोगों को भी हेल्प चाहिए। और राइट। इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे 2 और लोगों को हमें हेल्प कर सके समझने में कि कितना ज़्यादा इसका महत्व है लाइफ में, व्हेन यू गेट इनटू अंडरस्टैंड द साइंस, और जब आप उसको अप्लाई करते हो तो क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इससे? बिल्कुल, मैं बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हैं। एक आधा मैं आज आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी, एक जी। सीनियर था, जिसको कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, हकलाहट की प्रॉब्लम थी और इसके कारण उसके दोस्त उसका मज़ाक उड़ाते थे और वो अपनी लाइफ में अपना परफ़ॉर्मेंस एकदम ड्रॉप कर चुका था। बिल्कुल वो एमबीबीएस क्विट करना चाहता था और दूर जाना चाहता था। सिंपल सी लाइफ़ जीना चाहता था। जब वो मेरे पास आया, तो मैंने उसको सिंपल कहा, "ये तुम्हारे ब्रेन से हो रहा है।" और इनफैक्ट 95 टू 99% प्रॉब्लम कहीं न कहीं आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो। कहने का अर्थ ये कि अगर प्रॉब्लम्स ब्रेन से हो रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी ब्रेन से ही है। कहने का अर्थ ये कि अगर हम ब्रेन के फंक्शन को अच्छे से समझ जाएँ, अगर हम एपिजेनेटिक्स को समझें, जो कि कहता है कि हम अपने थॉट से अपने जीन्स को चेंज कर सकते हैं, डिसीज़ेज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझें, क्योंकि ये कहता है कि सिर्फ थॉट से हम अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो उसके सहारे हम लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये बात मेरे दिमाग में आई और ये मैंने उसको बताया कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो। उसने कहा कि मैं रेडी हूँ। मैंने उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने उसको कुछ कॉन्फिडेंस की उसके फ्लैशेस दिखाए और उसके ब्रेन को कुछ टेक्निक्स हैं, उससे ये कन्विंस कर दिया कि ही कैन स्पीक नॉर्मली, ही कैन परफॉर्म वेल, ही इज़ वेल कॉन्फिडेंट, वो अच्छे दोस्त बना सकता है। क्योंकि हर चीज़ हमारे ब्रेन में ही स्टोर है। जो कैप्सूल हम अपने ब्रेन में डालेंगे, वैसा ही हमारी लाइफ बनेगी। जैसी हमारी दृष्टि होगी, वैसी हमारी सृष्टि होगी। तो जब मैंने ये बातें उसके ब्रेन में डाली और वो पुराने प्रोग्राम्स, वो पुराने थॉट्स उसके ब्रेन से निकाले, उसके ब्रेन में एक नई न्यूरोलॉजिकल सर्किट बनी, नए ब्रेन के कनेक्शंस बने और विदिन 7 डेज़ ही वाज़ फाइन एंड नाउ ही इज़ एन ऑप्थेल्मिक सर्जन। ये एक इवेंट है जो कि मेरे लाइफ की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और जिसने मुझे फिर से इंस्पायर किया, मैं हज़ारों लाखों लोगों की मदद कर सकता हूँ। ग्रेट, ग्रेट, लवली, लवली। डॉक्टर साहब, जैसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया कि न्यूरोप्लास्टिक सर्जरी, जो आपने वर्ड यूज़ किया। थोड़ा-सा वो समझाएँगे ताकि हमारे व्यूअर्स और हम आपके जो फैन्स हैं उनको और समझ में आएगा, उनको हेल्प मिलेगी। राइट। देखिए न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरोसाइंस का सबसे बेसिक कांसेप्ट है। हमारी लाइफ सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। जो भी हमारी लाइफ में हमारी मेमोरी हो, चाहे हमारे थॉट्स हो, चाहे हमारा एक्सपीरियंस हो, ये कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन के नर्व के कनेक्शन से। ये नर्व के कनेक्शन आपस में फॉर्म करते हैं और एक सर्किट बनाते हैं, जिसको कि न्यूरो सर्किटरी कही जाती है। इनिशियली ऐसा माना जाता है कि हमारा ब्रेन फिक्स है, ये रिजिड है। मतलब कि अगर आप काले हैं तो काले ही रहेंगे। उसी तरह से लोग ये भी समझते थे कि अगर आपके पास लो कॉन्फिडेंस है, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही रहेगा। अगर आप लकी नहीं हैं, तो आप हमेशा अनलकी ही रहेंगे। अगर आप किसी चीज़ में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं, अगर आप अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमेशा वैसे ही रहेंगे कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन फिक्स है। लेकिन साइंस ने हमेशा रिसर्च करना जारी रखा और साइंस का रिसर्च, न्यूरोप्लास्टिसिटी का रिसर्च ये कहता है कि हमारा ब्रेन हमेशा चेंज करता है। ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। एक प्लास्टिक की तरह है, जिसको कि मोड़ा जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है और चेंज किया जा सकता है। और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का बेस है कि हम अपने ब्रेन को अपने थॉट से चेंज कर सकते हैं। दिस इज द साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। कहने का अर्थ ये कि अगर आपके ब्रेन में ऐसे कनेक्शंस हैं जो कि आपको लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं,
तो उन्हीं कनेक्शन को आप वापस तोड़कर, जब नर्व कनेक्शंस टूटते हैं तो उनको हम कहते हैं प्रूनिंग ऑफ द सिनेप्टिक कनेक्शन, और फिर से नए कनेक्शंस बन सकते हैं। ये कनेक्शंस बनने के दो पार्ट होते हैं, एक होता है साइनेप्टोजेनेसिस, जिसमें कि नए कनेक्शंस बनते हैं, और दूसरा होता है न्यूरॉन जेनेसिस, मतलब कि नए न्यूरॉन्स बनते हैं। जो नर्व सेल्स हमारे ब्रेन में हैं, वो नर्व सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, नए सेल्स क्रिएट होते हैं, और इसके सहारे हम अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। एनीथिंग is our life is a function of our neuronal connections. The neuronal connections are temporary and they can be changed through our brain functions and thoughts. ग्रेट ग्रेट। डॉक्टर साहब कोई एक दो एग्जांपल शेयर कर सकते हैं जहाँ पे कि हाँ एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ में आया कि हाँ इसका ये बेनिफिट हुआ। कोई एक्सट्रीम केस अगर कोई एग्जांपल शेयर कर पाए या कोई स्टोरी शेयर कर पाए, कोई रियल स्टोरी। बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं एक दो क्विकली शेयर करता हूँ। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स देखा गया, उन पे एक सर्वे किया गया, उन टैक्सी ड्राइवर्स को कंपेयर किया गया बस ड्राइवर से। बस ड्राइवर को रूट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका रूट फिक्स होता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर के पास अलग अलग तरह के कस्टमर बैठते हैं और उनको पहुंचाना होता है, तो उनको रूट को याद रखना होता है। जब उनके ब्रेन को देखा गया तो उनके ब्रेन का वो हिस्सा जो कि मेमोरी को स्टोर करता है, हिप्पोकैम्पस, उसकी ग्रोथ बढ़ी हुई। उसी तरह से जब जगलर जो हवा में गेंद को उछालते हैं और कैच करते हैं, उन लोगों को स्टडी किया गया, तो उन लोगों को देखा गया कि मोटर न्यूरॉन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो हिस्सा जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए और मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हिस्सा बढ़ा हुआ था। कहने का अर्थ ये कि हम जिस हिस्से को यूज करते हैं, वो हिस्सा हमारे ब्रेन का ग्रो करता रहता है। अब मैं कुछ शॉकिंग एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्लीज एक प्लीज। एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, जिनके ब्रेन का एक हिस्सा ये माना जाता है कि डेड हो गया, उनको बोला गया कि तुम अपने हाथ को मूव नहीं कर सकते। उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि मेरे ब्रेन का वो हिस्सा डेड हो चुका है। उनको बोला गया कि तुम अपनी इमेजिनेशन में अपने हाथ को मोड़ने की प्रैक्टिस करो। और जब 21 दिन के बाद देखा गया, तो ये देखा गया कि उनके ब्रेन का वो हिस्सा जो कि हाथ को मोड़ता था, जो डेड हो चुका था, उसी की तरह फंक्शन करने वाले बहुत से नए न्यूरॉन्स ब्रेन में बन गए, और बहुत सारे ऐसे हिस्से, उन हिस्सों के कंट्रोल को उसने ले लिया, और फिर से उसकी फंक्शन रिस्टोर होने लगी। इसी तरह से न्यूरोसाइंस में बहुत सारे रिसर्च और एग्जाम्पल्स हैं जहाँ की ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को फिर से बूस्ट कर लिया। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन ऑफ डिजीज एक जर्नल है जहाँ पे कि ऐसे ऐसे केसेस, कैंसर, लाइलाज कैंसर जो कि कभी ठीक नहीं होती, वो ठीक हो गई। एड्स के पेशेंट, उन्होंने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया। नेसोफेरेंजियल कैंसर, उसके मरीज फिर से वापस नॉर्मल हो गए। डायबिटीज मेलाइटस, डेड स्टेज, वो नॉर्मल हो गई। कैसे? क्योंकि नर्व ने, न्यूरॉन्स ने अपने फंक्शन को चेंज किया, और जब इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया तो हमारे बॉडी के फंक्शन चेंज हो गए, मेटाबॉलिज्म चेंज हो गई, और मैजिकल रिजल्ट सामने आए। तो आज ये रिसर्च प्रूवन है, सिर्फ एक कल्पना नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके फैंस के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज दिस विल गिव देम अ बूस्ट। रियल लॉजिक उनको समझ में आ रहा होगा कि पीछे का साइंस कितना इफेक्टिव है, कितना इम्पैक्टफुल। बहुत ही बेहतरीन। आपने तो बहुत डॉक्टर साहब, जैसे आपने इतना डेप्थ में आप चले गए, न्यूरो को आपने इतना डीप पढ़ा है, इतनी डेप्थ नॉलेज रखते हैं आप, फिर साथ में आपने हिप्नोसिस की तरफ भी अपना रुख बनाया, मतलब उसमें कैसे इंटरेस्ट आपका आया? ये कहानी है। एक्चुअली हिप्नोसिस एक शो देखने के लिए मैं गया था वहां पे। जी। वहां पे मैंने देखा कि लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया गया। उनको बोला गया कि ठंडा पानी गर्म है, तो उनको गर्म लगने लगा। उनको बोली गई कि तुम्हें गर्मी लग रही है। तो चिल्ड टेम्परेचर था अराउंड एसी का 15 टू 20 डिग्री होगा, उसमें हर किसी को ठंड लग रही थी। वहां पे उन्होंने अपने शर्ट तक को उतार दिया, उनको पसीने चलने लगे। तो मुझे ये भी लगा कि चलो मैं स्ट्रक्चरल नॉलेज, न्यूरॉन का नॉलेज तो जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसी साइंस है जिसके सहारे लोगों के माइंड को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो हिप्नोसिस को मैंने डीप में फिर पढ़ना शुरू किया, हिप्नोथेरेपी को, कि कैसे इसके सहारे, और फिर मुझे पता चला इसमें बहुत सारे पोटेंशियल हैं। लोगों की एंजाइटी को 1 सेकंड में हटाया जा सकता है। लोग जो आज डिप्रेशन को डिजीज मानकर बैठे हैं, डिप्रेशन को मिनटों में ठीक किया जा सकता है। उनको मोटिवेट किया जा सकता है, पॉजिटिव प्रोग्राम दिए जा सकते हैं,
डी एडिक्शन किया जा सकता है, उनकी हैबिट को छुड़ाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम हिप्नोसिस के स्टेट में कर सकते हैं। हिप्नोसिस एक टूल है जिससे कि हम अपने ब्रेन के डीपर पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ के प्रोग्राम को देख सकते हैं। कहने का अर्थ ये, जो न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स सही नहीं हैं, उनको हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं हिप्नोथेरेपी में इंटरेस्टेड हूँ। सो मतलब दिस हेल्प्स यू टू, जो भी आपके पेशेंट्स हैं उनको हेल्प करने में मतलब कर पाते हैं कि जो ये जो आपने जिक्र किया जिस तरीके का पेन है, चाहे वो राइट, चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस हों, बेशक एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल इलनेस जिसको हम बोलते हैं, उनको परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। मतलब आपने उसको हिप्नोटाइज किया, उस स्टेट में आपने उसको चेंज किया, तो वो जो नॉर्मल स्टेट में वापस आता है तो वो रिटेन रहता है, सारी चीजें रहती हैं, वो आपके ऊपर परमानेंट रहता है। अगर हमने सजेशन दे दिया और आदमी उस सजेशन को लेने के लिए तैयार है, ऑब्वियसली आपके पास तभी आया है। देखो, इसके लिए मैं छोटा-सा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक छोटा-सा इंसिडेंस आपको बताना चाहूँगा, प्लीज प्लीज प्लीज। कैसे दिक्कत हुई। एक्चुअली हुआ ये कि मैं एक हड्डी का इलाज कर रहा था एक लड़के का, उसको एग्ज़ाम देना था। तो मैं उससे इमोशनली कनेक्ट हो गया, उस समय कैलाश हॉस्पिटल में उस समय मैं काम करता था। उसके फीमर का मतलब थाई बोन जो है उसका फ्रैक्चर हो गया। उसको अपनी एग्ज़ाम छोड़नी पड़ी थी और वो सीरियस डिप्रेशन में चला गया। उसकी हड्डी 3 महीने के बाद जुड़ गई। मैंने उससे बात किया, मैंने कहा तुम्हें बहुत-बहुत बधाई हो, तुम फिर से चल सकते हो, यू आर नॉर्मल नाउ। लेकिन उसने जो कहा उसने मेरे दिल को तोड़ दिया। उसकी तो हड्डी टूटी थी, पर उसने मेरे दिल को तोड़ दिया। उसने ये कहा कि सर आपने मेरी हड्डी तो तोड़ दी है, लेकिन जो मानसिक आघात और जो मैंने लूज़ किया अपनी लाइफ़ में, वो शायद दुनिया में कोई मुझे वापस नहीं दे सकता। और उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो लाइफ़ है या फिर ये जो मैं मेडिकल साइंस को देख रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी एक पार्ट नहीं, ह्यूमन बॉडी को एज़ अ होल ट्रीट करना पड़ेगा। और कोई भी ट्रॉमा हमारे माइंड में एक शॉक देती है, एक सेटबैक देती है, एक डिप्रेशन, एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन, एक नेगेटिव वेव या इमोशन का टर्मोइल हमारे अंदर क्रिएट करती है। अगर मैं उसको हील नहीं कर पाया, तो पेशेंट कभी भी अपनी लाइफ़ को नॉर्मल नहीं जी पाएगा। तो इसलिए मैंने इन साइंस पे डीपली काम करना शुरू किया और इसको आज़माना भी शुरू किया। ग्रेट, लवली, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मतलब यहाँ तक के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे मतलब आप जो है गाइडेड मेडिटेशन में मतलब आप बहुत काम करते हो, आपने बहुत काम किया है और हाँ, आपका एक बहुत बड़ा फैन फॉलोअरशिप है। तो बल्कि मैं कहता हूँ कि लोग मतलब जिस तरह का मेडिटेशन आप कराते हैं, मतलब पीपल आर क्रेजी अबाउट दैट। तो राइट। वहां से क्या उस तरफ कैसे रुझान हुआ? मतलब बिल्कुल आपको एकदम ऐसा लग रहा है जैसे आप संत बनने के रास्ते पे चल रहे हो। एक्चुअली मैं स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्टेड था और जब मैं शोलापुर में एमबीबीएस करता था, तो होता ये था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मेरी आवाज़ के कारण मुझे इनवाइट करते थे एज़ अ स्पीकर। एक दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब में महात्मा गांधी से किसी ने पूछा, "व्हाट इज़ योर मैसेज?" और महात्मा गांधी ने बोला, "माय लाइफ इज़ माय मैसेज।" उस दिन मैं घर गया और कमरे-वमरे बंद करके मैं आराम से बैठ गया और ये सोचने लगा कि अगर मेरी लाइफ पारदर्शी है, अगर मेरी लाइफ को हर कोई देख सकता है, तो मेरे लाइफ से वो क्या मैसेज लेगा? मेरे वर्ड से नहीं, मेरे लाइफ से। बिना मेरे बोले अगर कोई मेरी लाइफ को स्टडी करता है, उससे उसको क्या मैसेज मिलेगा? मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। मैं तो खुद ही उस रास्ते पे नहीं चल रहा, मैं जो लोगों को बोलता हूँ। तो इसके लिए मुझे कुछ डीप वर्क करना पड़ेगा। और चूँकि मैं मेडिटेशन पहले से ही करता था, इसलिए मैंने मेडिटेशन को और डीपली करना शुरू किया। और जब मैं मेडिटेशन को करता था, तो मेरे चेहरे पे चमक आने लगी, थोड़ा मैं रिलैक्स रहने लगा। तो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट वहाँ के टीचर भी मुझे बुलाते थे अपने घर में और वो पूछते थे कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है? अब कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो मुझे आवश्यकता थी अब एक ऐसे टूल की, जिसके सहारे कि मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में उनको साबित कर सकूँ कि जो आप जानते हो, सिर्फ़ उतना ही सच नहीं है। इसके अलावा भी एक डीपर रियलिटी है आपके अंदर, चाहे आप उसको आत्मा कहो, चाहे आप उसको हार्ट कॉन्शियसनेस कहो, चाहे आप उसको सोल कॉन्शियसनेस कहो। उसको जब तक आप रियलाइज़ नहीं करते हैं और जब तक आप अपनी लाइफ़ में नहीं जीते हैं, तब तक आप कंप्लीट नहीं। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन सैटिस्फाइड नहीं। इसीलिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन की गोलियाँ खाते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस तो उन्होंने पा लिया, शिखर पे तो पहुँच गए, लेकिन शिखर पे पहुँच के उनको वो आनंद नहीं मिला, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे।
पर जब वो आनंद उनको नहीं मिलता है, तो फिर उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, वहाँ डिप्रेशन आता है। तो इसलिए मैंने गाइडेड मेडिटेशन को अपने तरीके से इजाद किया, उसको इतना सिंपल बनाया, इतना ईज़ी बनाया कि लोगों के दिल को छू सकूँ और लोगों को ऐसा ट्रांसफ़ॉर्म कर सकूँ कि उनकी दुनिया बदल जाए। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। एंड दैट्स द रीज़न, मतलब वो क्योंकि जैसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, वो लोग सही पूछते थे कि क्या ऐसा है कि वो जो ऑरा है, आज भी मैं जब देखता हूँ तो मतलब वो जो ऑरा आपके चेहरे पे जो स्पार्क है, मतलब दैट कैन कैच एनीबॉडीज़ आई, इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करती है कि यार ये क्या पीछे क्या है? तो वो मतलब ऐड याद आ जाती है कि ये त्वचा का राज क्या है? ट्रू। इसके पीछे कोई कॉस्मेटिक नहीं है, इंटरनल ये इनर कॉस्मेटिक है। ट्रू, ग्रेट, ग्रेट। डॉक्टर साहब, किसी भी बिज़नेस जो एक नॉर्मल बिज़नेसमैन है या कोई भी एक प्रोफेशनल है, उनको अपने किस तरीके से इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकता है? नंबर 1, नंबर 2, या अपने प्रोफेशन में इसका कैसे बेनिफिट ले सकता है? किस तरीके क्या उसको हेल्प मिल सकती है अपने प्रोफेशन में अगर वो इन चीज़ों को कहीं इम्प्लीमेंट करे तो? वेरी ट्रू। आपने बहुत ही डीप सवाल पूछा और इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू देखिए, डॉक्टर साहब। बात ये है कि हम समझते नहीं, हम चीज़ों को बाहर ढूँढ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अंदर हैं। जब तक हम अपने पर्सनल लाइफ में स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं, तब तक हम प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। जितनी ज़्यादा हमारी आइडेंटिटी मजबूत होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा इनकम एक्सपैंड होगा। जितना ही ज़्यादा हमारा अंदर का इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इनसाइड में हम ग्रो करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा इम्पैक्ट या हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा। जितना ही ज़्यादा हम अपने अंदर रिलैक्स्ड फील करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव या मार्केट प्लेस के लिए हम वैल्यूएबल होंगे। अब आपने मेरा ये डायमेंशन देखा है, आपने मेरा ट्रेनर वाला भी डायमेंशन देखा है, मैं यूट्यूब पर भी हूँ और वहाँ पर भी सक्सेस कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? मैं कोई मार्केटिंग गाय नहीं हूँ, मेरे पास कोई मार्केटर भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास कोई बहुत अच्छा एडिटर या ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरी लाइफ में। लेकिन मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं इनर गेम को मास्टर करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर अंदर से जो ग्लोरी है, अंदर से जो ब्यूटी है, जब शाइन करती है, तो वही एक कैटलिस्ट है, वही एक कमांड देती है आउटर वर्ल्ड को ऑटोमैटिकली चेंज होने के। सो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको उन टूल्स को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन टूल्स को सर्च करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकें, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें, आप अपनी ऑरा को शार्प कर सकें, आप एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस के लिए अपने आप को इम्यून कर सकें, आप हैप्पीनेस की केमिस्ट्री को अपने ब्रेन में फायर करना सीख पाएँ, आप क्रिएटिविटी को बूस्ट करना सीख पाएँ, आप अपने मोटिवेशन को हाई रखना सीख पाएँ और ये आपके रियल रिसोर्सेज़ हैं। इन रिसोर्सेज़ के सहारे आप कुछ भी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि कंगाल थे, उन्होंने अरबपति, खरबपति बन गए, बिलियनियर्स बन गए। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो कि सुसाइड करना चाहते थे, जिनके हाथ नहीं थे, पाँव नहीं थे, आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने कई किताबें लिख दी, निक वी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं लाइफ में और वो यही बताते हैं कि इन लोगों ने अपने इनर रिसोर्स पे ट्रस्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमें शुरू से ये ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं बाहर भागो, आउटर वर्ल्ड इज ओनली 10%, स्टिल एवरीथिंग इज इनसाइड। जब आप इनर गेम को मास्टर करना सीख जाएंगे तो आउटर वर्ल्ड 100% आपके हिसाब से मूव करना शुरू कर ग्रेट, ग्रेट। लवली, आई एम श्योर ये जो आपने शेयर किया सीक्रेट, ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, खासकर जो हमारे एंटरप्रेन्योर जनरेशन है, जो ग्रोइंग स्टेज में है, उनको बहुत हेल्प। जाएगा। राइट। और सर एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये साइंस मतलब नॉर्मली इंसान को लगता है ठीक है, ये एक मिडिल एज के बाद आदमी सोचना शुरू करता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में या बाकी चीजों के बारे में। हाउ अबाउट द यंग जनरेशन, खासकर जो मिलेनियल्स हैं या जो उसके बाद की जनरेशन जो आ रही है, मतलब अब उनके पास इतनी सारी चीजें हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? दो चीजें हैं, एक उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो, दूसरा उनको कैसे इस डायरेक्शन में लाया जा सकता है या उनको कैसे गाइड किया जा सकता है कि यस दिस इज अ पाथ यू शुड लुक एट इट। नहीं तो क्या होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह होगा, पहले वो भटक जाएंगे फिर उनको वापस रास्ते पे लाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात ये, यूनिवर्स के अपने लॉज़ हैं और अपने तरीके हैं। यही बात न्यूरोसाइंस भी कहती है। न्यूरोसाइंस का रिसर्च भी इन बातों को ही कन्फर्म करता है।
जब भी आप सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, आप हैप्पीनेस फ़ील नहीं करेंगे, आप इंस्पायर्ड फ़ील नहीं करेंगे। आज लोगों के फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये नहीं कि उन्हें बिज़नेस करना नहीं आता या उन्हें सेलिंग करना नहीं आता या फिर उन्हें मोटिवेशन बनाना नहीं आता, ऐसा नहीं है। उनका रियल कारण ये है, वो अपने अंदर के रिसोर्सेज़ को नहीं जानते, वो उसके साथ ट्यून्ड नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप उसको एक पॉइंटर की तरह देखें, एक रडार की तरह देखें। क्या जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, वो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा? नंबर 1 एंड नंबर 2 जहाँ आप अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे इस रास्ते पे चल के, तो आप क्या वहाँ पे पहुँच के खुश होंगे? इसको आज ही डिटरमाइन करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आँखों की क्या होती है ना सर, कि हमारी आँखें पूरी दुनिया को देख सकती हैं, लेकिन हमारी आँखें अपने अंदर नहीं देख सकती। और साइकोलॉजी का रिसर्च ये कहता है कि जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, उन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए कहते थे कार्ल जंग कि किसी भी चीज़ को अगर चेंज करना है, तो सबसे पहले जो अनकॉन्शियस है, उसको कॉन्शियस करना सीखो। तो अगर आपकी लाइफ वर्क नहीं कर रही है, अगर आपका हेल्थ वर्क नहीं कर रहा है, अगर कहीं भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जो रिजल्ट्स आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं, कहीं न कहीं अगर आप खुद से गुस्सा हैं, खुद से कहीं न कहीं थोड़े से भी 1% भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब है, कहीं न कहीं सेल्फ नॉलेज का अभाव है, कहीं न कहीं पर्सनल मास्टरी की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप पर्सनल मास्टरी करेंगे, तो आप देखेंगे आप अंदर से सैटिस्फाइड होने लगेंगे, रिलैक्स्ड होने लगेंगे। और वो सारे स्किल आपके ब्रेन में थोड़ा-सा मैं न्यूरोसाइंस की और बात करना चाहूँगा न्यूरोसाइंस प्लीज पे प्लीज प्लीज। कि हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है, इसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आरएएस। इसका सिर्फ एक काम है, जब भी आपने अपने ब्रेन को कोई गोल दे दिया, तो वो सिर्फ रिसोर्सेज़ ढूँढता है। उन रिसोर्सेज़ को उन लोगों से आपको कनेक्ट कराएगा, वो आइडियाज़ देगा, आपकी गोल रियलिटी में चेंज कर जाए। लेकिन इसके लिए आपको अपने ब्रेन को वो गोल ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा ना। वही है हमारी पर्सनल मास्टरी। जब हम पर्सनल मास्टरी पे फ़ोकस करते हैं, उस समय हम अपने ब्रेन के हार्डवेयर को समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारी गाड़ी कैसे चल रही है, इसमें क्लच कैसे होता है, ब्रेक कैसा है, गियर कहाँ है। उसके बाद हम गाड़ी को कमांड दे सकते हैं अपने पैरों से, अपने हाथों से और गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। इन द सेम वे यू कैन बी द ड्राइवर ऑफ योर ब्रेन। हाउ? बाय नोइंग योर ब्रेन। सो सिंपल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लवली। और साहब एक चीज जैसे मैं दोबारा से थोड़ा सा चाहूंगा, आप एम्फेसाइज कर रहे हो उस पे। जैसे ये जो जनरेशन है, अब जो यंग जनरेशन है, यस। उनको हर चीज में स्वैग चाहिए होता है। तो वो जो एक भाषा अपनी यूज करते हैं, तो वो उनको किस तरीके से हम उनको दिशा दिखा सकते हैं कि वो शुरू में उस एज में कि आपका और हमारा जो था, जो एक आज की जनरेशन और उसमें ये फर्क मुझे लगता है कि फिर भी शायद हम अपने बड़ों से ज्यादा कनेक्टेड फील होते थे। पर आजकल की तो जनरेशन प्योर स्क्रीन जनरेशन है, उसको 3 स्क्रीन से आगे दिखता नहीं है, और वो हुँ, एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं। तो उनके लिए लगता है मुझे 3 दुनिया हो गई, एक जो हुँ। रियल फिजिकल वर्ल्ड जी रहे हैं, एक इनर वर्ल्ड की बात जो हम कर रहे हैं, और तीसरा एक और जो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड जिसमें वो जी रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर मैं मानता हूँ। तो हाउ डू वी हेल्प देम टू गेट आउट ऑफ दैट? देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत बचपन से होती है। एक कहावत भी है कि अगर बाँस कच्चा हो, तो उसको बहुत ही ईज़िली मोल्ड किया जा सकता है। वही हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी के साथ है। जैसे-जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी बॉडी स्टिफ़ होने लगती है। हमारे ब्रेन की जो सर्किट्स हैं, वो फ्रीज़ होने लगते हैं, परमानेंट होने लगते हैं, स्टैटिक होने लगते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चे अपने आप से सवाल पूछें, मुझे आखिर लाइफ़ में क्या करना है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बिज़ी बीइंग बिज़ी हैं। कभी भी हम आत्म-मंथन के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम नहीं निकालते। हमें कोई ज़रूरत नहीं, पर्सनल मास्टरी को हटा दो, हर चीज़ों को हटा दो। यंग जनरेशन को चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन से सबसे पहले डिटैच हों और सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछें कि आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ? और मुझे लाइफ़ में क्या चाहिए? क्या ऐसी चीज़ है जो कि मुझे खुश कर सकती है, हैप्पी कर सकती है? इनफैक्ट जितने भी लीजेंड्स हुए, अगर आप उनकी लाइफ़ को देखेंगे, तो दे स्टार्टेड वेरी अर्ली। इलॉन मस्क ने 12 साल की उम्र में सबसे पहला वीडियो गेम बना दिया था। सेम वाज़ ट्रू फॉर एडिशन। उनका माइंड शुरू से ही एक साइंटिस्ट का माइंड था। मैं जितने भी टॉप के डॉक्टर्स से मिलता हूँ, इंजीनियर्स से मिलता हूँ, राइटर्स से मिलता हूँ, उनके अंदर ये कीड़ा शुरू से ही था। किसी न किसी को देखकर वो इंस्पायर हुए और इसका शुरुआत यहीं से हुआ, इसकी शुरुआत यहीं से हुई
कि उन्होंने सबसे पहले खुद को समझने की कोशिश की कि मेरा गोल क्या है, मेरे मेंटर्स कौन है, मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या ऐसी हैबिट्स हैं जो कि मेरे लाइफ को बर्बाद कर रही हैं। तो यंग जनरेशन से मेरी यही एडवाइस होगी, कुछ टाइम एक एक्सपेरिमेंट करें, मोबाइल फ़ोन से डिटैच हों और कुछ इंस्पायरिंग बुक्स को पढ़ें। खुद से ये सवाल पूछें कि कौन से ऐसे रोल मॉडल्स हैं जो कि मुझे इंस्पायर करते हैं? क्योंकि जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, अपने ब्रेन में रखते हैं, उनकी क्वालिटीज़ हम ऑटोमैटिकली अपने अंदर आत्मसात करना शुरू कर देते हैं। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है, मिरर न्यूरॉन सिस्टम। इसका एक ही काम होता है कि जिन क्वालिटीज़ पे हम फ़ोकस करते हैं, वो क्वालिटीज़ ऑटोमैटिकली हमारे अंदर आने लगती ग्रेट, ग्रेट। एंड आई एम श्योर ये उनको करियर में भी हेल्प करेगा जब वो इस तरीके से अपने आप को सेल्फ मास्टरी की तरफ अगर ध्यान देंगे या इनर अपने से कनेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली उनको करियर ग्रोथ भी मिलेगी और अपना स्टडी में भी उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा ही मिलेगा अपने चाहे वो एग्जाम्स हो उसमें फोकस करना कंसंट्रेशन बढ़ना इन सब चीजों में भी उनको हेल्प मिलेगी। है। डेफ़िनिटली ये हर चीज़ कनेक्टेड है। जो भी मैंने सर आपको पहले भी बताया कि जो भी हमारे वर्ल्ड के आउटर रिज़ल्ट्स हैं, ये एक इफ़ेक्ट है। इसका कॉज़ हमारे अंदर है। अगर कोई अच्छा किताब लिखता है, तो इसका कॉज़ उसके अंदर है कि उसकी क्रिएटिविटी, जो उसके ब्रेन में जो केमिकल्स हैं, क्रिएटिविटी की ये केमिकल्स हैं। कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा लो है, डोपामाइन का लेवल हाई हो सकता है, सेरोटोनिन का लेवल अप है, एनांडामाइड हाई लेवल पे है। ये तो न्यूरोकेमिस्ट्री हो। कहने का अर्थ ये, जस्ट टू समराइज़ इन द नटशेल, जो भी हम कर रहे हैं बाहर, उसका रिज़ल्ट, उसका कॉज़ हमारे अंदर है। तो अगर हम अंदर को साधना शुरू करें, अपने इनर को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें, तो हमारी लाइफ के सारे डायमेंशन, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे अच्छे मार्क्स लाना हो, चाहे अपनी हॉबी को फॉलो करना हो, चाहे अपने पैशन को फॉलो करना हो, चाहे वो ग्रिट हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ हो, हम फेल हो गए, फिर भी हम बाउंस बैक करने के लिए तैयार हैं। ये सारी एबिलिटीज़ ऑटोमैटिकली हमारी लाइफ में डेवलप होने लगेंगी और उसके साथ-साथ जो भी रिज़ल्ट हम चाहते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के फील्ड में चाहते हैं, स्टडी के फील्ड में चाहते हैं, चाहे हम कहीं भी चाहते हैं, वो रिजल्ट्स हमें ऑटोमैटिकली मिलने लगेंगे विदाउट इन एफर्ट। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब लास्ट में सिर्फ एक चीज जरूर जानना चाहूंगा ऑल्दो मन कर रहा है मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूं बट देयर इज अ लिमिट टू द टाइम। लास्ट में एक चीज पूछना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अगर इस लाइन में इंटरेस्ट लेता है सेल्फ मास्टरी की तरफ जाना चाहता है या अपने प्रोफेशन के साथ यस ही आल्सो वांट्स टू गेन ऑल दीस बेनिफिट्स अगर वो स्टार्टिंग कर रहा है तो कहाँ से शुरुआत करे थोड़ा वो गाइड करे ताकि उसको समझ में आए कि अच्छा मुझे कोई पर्टिकुलर बुक्स हैं या कोई पर्टिकुलर कोर्स है या कुछ इस तरह की चीजें हैं जहां वो पकड़ सके। थोड़ा-सा सवाल मैं ट्विस्ट करना चाहूँगा आपका। आपको ये जी पूछना चाहिए कि उनको सबसे पहले क्या नहीं करना है? क्या करना है वो तो बाद की स्टेज है। सबसे पहले ये जानना हो क्या नहीं करना है। जी 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 सबसे पहले क्या नहीं करना है, अपने समय को वेस्ट नहीं करना है और अपने ब्रेन की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। कैसे? मोबाइल फ़ोन को रोकना पड़ेगा, उसकी यूज़ को लिमिट करना पड़ेगा, एक्सेसिव लाउड म्यूज़िक, जो भी मतलब बातचीत लो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए और कुछ टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा। नंबर 1 1 आवर, हाफ एन आवर जितना भी टाइम हो, वो खुद के लिए निकालना पड़ेगा। सेकंड चीज़ उनकी लाइफ़ में एक गोल होना चाहिए, मुझे कुछ करना है। जब तक अंदर में आग नहीं होगी, जब तक अंदर में कोई फ्यूल नहीं होगा, तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। नंबर 3 उनको अपने रोल मॉडल सेट करने पड़ेंगे। कौन से ऐसे लोग हैं, जो कि मेरी मंजिल पे पहुँच गए हैं और उन्होंने जो अचीव किया है, वो मुझे इंस्पायर करता है। जैसे रॉबिन शर्मा का काम, टोनी रॉबिन्स का काम, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जिनका काम मुझे इंस्पायर करता है, ठीक नेट हाँ। तो वो मेरे रोल मॉडल्स हैं। जब मैं उनको देखता हूँ, तो उनको इंस्पायर होता है कि हाँ, जिस तरह से वो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो सच में यूनिक है और मैं ऐसा करना चाहूँ। 4th स्टेप इज़ रीडिंग गुड बुक्स। उस तरह की किताबें उनको पढ़नी चाहिए, जिससे उनको अपने फील्ड की नॉलेज मिलेगी। इससे ना सिर्फ उनके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी, नए न्यूरॉन्स बनेंगे, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, हमारे ब्रेन की क्रिएटिविटी और हमारे ब्रेन का पोटेंशियल, ये भी कंटिन्यूअसली ग्रो करने लगेगा। और उसके बाद उस डायरेक्शन में क्या एक्शन लेना है, एक डिसिप्लिन बनाकर उनको उस डायरेक्शन में एक्शन लेना पड़ेगा। उसके अलावा मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे मेरे भी कोर्सेज़ हैं, आपके भी कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं।
उन कोर्सेज को, उन वर्कशॉप्स को उनको करना चाहिए, उन टॉक्स को उनको सुनना चाहिए, जिससे कि वो नए नॉलेज को गेन कर सकें। देखिए, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे लाइफ में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस इस वर्ल्ड में आते रहे हैं। पहले जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो अमीर होता था। सेकंड टाइम ये आया टेक्नोलॉजी का, जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती थी, उसको बड़ा और सुपीरियर माना जाता था। लेकिन आज का एज इन्फॉर्मेशन का एज है। जिसके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होगी, वही जीतेगा, वही आगे बढ़ेगा। लवली लवली डॉक्टर साहब, इट बीन फैंटास्टिक। मतलब जो आपने लास्ट में शेयर किया, ये तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि आपने ब्रह्मास्त्र दे दिया आपने यंग जनरेशन को कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, फोन से डिटैच होना है, सबसे बड़ी बात। और वो पेज 3 की बजाय रीड गुड बुक्स, गेट इनटू दोस लाइंस, अपने लिए समय निकालें जो कि जरूरी है। सिर्फ पार्टी से काम नहीं चलेगा पर्सनल पार्टी भी करना जरूरी है, पार्टी विद योरसेल्फ। Great. Thank you so much, Dr. Saab, for joining us थैंक यू, and for sharing such a wonderful knowledge. Thank you so much. थैंक Thank यू, you. थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। दोस्तों, क्या बेहतरीन चीजें आज डॉक्टर साहब ने हमें बताई। ये सब चीजों का अगर हम पालन करेंगे तो डेफिनेटली हमें लाइफ में हेल्प करेगी। ये अगर स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म करने का, अपने करियर में एक अच्छा जॉब या जो भी प्रोफेशन में वो जाना चाहे उसमें बेटर परफॉर्म करने का, या सिलेक्शन ऑफ करियर भी है। तो अगर इन चीजों का हम फॉलो करेंगे तो एक राइट जो आपके लिए सुटेबल है, जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप बने हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एट द सेम टाइम ये बहुत हेल्प करेगा प्रोफेशनल्स को। जो लोग इसको फॉलो करेंगे तो उनको न सिर्फ अपने प्रोफेशन में बल्कि अपने पर्सनल लाइफ पे भी उनको बहुत सपोर्ट करेगा। जैसे उन्होंने बताया कि दोनों बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, जितना इंटरनली स्ट्रांग है उतना आउटर वर्ल्ड स्ट्रांग होगा। दोस्तों, ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा जी टॉक्स के साथ। अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन शानदार पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।